हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या फिर पीपीआई। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एसिड प्रोडक्शन भी देखेंगे कि एसिड किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर, स्टमक के अंदर बनता है, और फिर देखेंगे कुछ ड्रग्स जो कॉमन ड्रग्स हैं जो आपके सिलेबस में, उनका स्ट्रक्चर और यूजेस ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों ने कभी ना कभी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लिया हो। अगर आप अपने बचपन में जाएं तो एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो ड्रग्स पहले दी जाती थी, दे आर H2 एंटागोनिस्ट, जिनके बारे में हमने अभी पिछले लेक्चर में बात की थी। H2 एंटागोनिस्ट लाइक रेनिटेडीन, फैमोटेडीन, ETC जो ड्रग्स थी, ये सब जो ड्रग्स दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ने इनको सप्रेस कर दिया है। क्यों कर दिया है ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ये गैस्ट्रिक एसिड के रिडक्शन को या उसको इनहिबिट करते हैं, उसके प्रोडक्शन को, जो गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, या सिक्रीशन जो हो रहा है उसको भी इनहिबिट करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? जो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन है फ्रॉम द पेरिटियल सेल्स ऑफ स्टमक। पेरिटियल सेल्स में क्या अंदर होता है कि इसके अंदर जो है H+ बनता है। अभी कैसे बनता है अभी हम लोग देखेंगे। जो प्रोटॉन बन रहे हैं या H+ जो बन रहे हैं उसके सिक्रीशन को या उसकी जो पंपिंग है उसको क्या करता है, ये ड्रग्स कम करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको कम करते हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये इरिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं H+, K+ ATPase एंजाइम को, जिसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन पोटेशियम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम जो पाया जाता है। इसी की वजह से पंपिंग होती है कि पोटेशियम आयन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जाता है पेरिटियल सेल्स में, और जो प्लस चार्ज है, सॉरी जो प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इसी एंजाइम को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो गैस्ट्रिक जो प्रोटॉन पंप है उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक पंप को भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, जो कि पेरिटियल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आज के टाइम में जैसा मैंने भी कहा कि दे आर द मोस्ट पोटेंट ड्रग्स टुडे, आज के समय पर, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी शो करती हैं देन द H2 एंटागोनिस्ट, जैसे कि रेनिटेडीन, सेमेटेडीन और फैमोटेडीन जो ड्रग्स थी, अब उनके ऊपर जो है इनको हम लोग रखते हैं। और ये इनका कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ओमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल, पेंटाप्रोजाजोल और जो है रोबिप्राजोल, ETC बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि हम लोग एज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसिड का प्रोडक्शन किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से पीपीज और जो पीपीआईज हैं वो, या फिर जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स थी, ये सब किस प्रकार से काम करती रही होंगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक ये क्या है, इस फिगर का अगर नाम देखें तो इट इज़ अ गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है पेरिटियल सेल्स के अंदर से या स्टमक के अंदर, आप जो बोल सकते हैं, और जो क्या नाम है, स्टिमुलेशन और इनहिबिशन है इस पूरी प्रक्रिया का, वो किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस फिगर को देख करके आप देख रहे होंगे बहुत सी चीज़ें हैं। इस तरीके के फिगर आपको 2-3 किताबों में अलग अलग तरीके का मिलेगा, बट मैंने सब कुछ जोड़ने की कोशिश की है। तो आप ध्यान से देखिए कि चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं। जैसा कि आपको B.Pharm फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा एसिड बेस बैलेंस, तो आप सभी ने वहाँ पढ़ा होगा कार्बोनिक एसिड का प्रोडक्शन। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो पेरिटियल सेल्स हैं उनके अंदर भी जो ब्लड से, यहाँ बाहर की तरफ ब्लड है, ब्लड के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जो पानी तो वहीं पर है, वो दोनों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड के अंदर से आ रहा है और पानी जो यहाँ प्रेजेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। दैट कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड H+। हम लोग एसिड बेस बैलेंस में फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो जो H+ होता है, जब एसिड की कमी होती है तो H+ दे देते हैं, और जब बेस की कमी होती है तो क्या करते हैं, HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयन आते हैं, और एसिड बेस बैलेंस होता है, वो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ये प्रक्रिया है जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन इस प्रक्रिया को, यानी कि जो H+ आयन का प्रोडक्शन है उसको कोई लोग बढ़ाते हैं। कौन कौन बढ़ाते हैं? ये 3 लोग हैं, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपके शरीर में हैं, और अलग अलग रिसेप्टर के द्वारा ये आएंगे और इस जो H आयन का जो प्रोडक्शन हो रहा है इसको बढ़ाते हैं। पहला है हमारा ACH, ठीक है, एसिलकोलिन जिसको आप कहते हो, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरा है हमारा गैस्ट्रिन, ठीक है, और तीसरा है हमारा हिस्टामिन। अगर कहा जाए, कुछ किताबों में आपको मिलेगा, या आप जनरली कहते हैं कि जैसे मैंने अभी भी कहा कि एसिटाइलकोलिन जो है या गैस्ट्रिन जो है वो H+ आयन के, इसको क्या कर रहा है, इसको सिंपली इधर बनाइए ताकि ये दिखे कि H+ आयन के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, क्या मतलब बढ़ा रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो ये दोनों शो कर रहे हैं।
ठीक है, हमारे H प्लस आयन के प्रोडक्शन पे। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन है और जो गैस्ट्रिन है, ये हमारी ECF सेल्स, जिसको हम इंटेरो क्रोमेटोफेन सेल्स बोलते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करती है, जिसकी वजह से हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है। हिस्टामिन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है H प्लस आयन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा हिस्टामिन है वो हिस्टामिन रिसेप्टर से, गैस्ट्रिन सीधे आ सकता है M3 रिसेप्टर, जिसको आप कहते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर से, और ACS जो है वो CCK रिसेप्टर यानी कि कोलीसाइटोकाइनिन 2 रिसेप्टर के द्वारा जो है एसिटाइल कोलिन जो है ये अंदर आते हैं, ठीक है। ये जब अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद ये क्या करते हैं, जो हमारा एसिटाइल कोलिन है और जो गैस्ट्रिन है वो कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे Ca+2 डिपेंडेंट पाथवे से आता है और हमारे H प्लस आयन को जो इसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है, जबकि जो हमारे हिस्टामिन है वो साइक्लिक AMP डिपेंडेंट पाथवे के थ्रू कार्य करता है और H प्लस आयन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन जो मेन है वो कौन है, हमारा हिस्टामिन है। तो चाहो तो आप ये कह सकते हो कि एसिटाइल कोलिन और गैस्ट्रिन जो है वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, वो हिस्टामिन के द्वारा ही इसको बढ़ाते हैं, ठीक। अब ये दीज आर द रिसेप्टर्स, H2 रिसेप्टर्स है जहाँ से हिस्टामिन आ रहा है, गैस्ट्रिन जो है हमारे M3 रिसेप्टर से आ रहा है और ACS जो है वो CCK2 रिसेप्टर के अंदर आ रहा है। अब जब ये H प्लस आयन अंदर हैं और हमारे ये जो सारे ये जो आपके तीनों ये थे, क्या नाम है, न्यूरोट्रांसमीटर्स या जो हिस्टामिन था, ये क्या करता है कि जो बाहर है यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का ल्यूमेन है वहाँ से K प्लस आयन को अंदर की तरफ लेके आता है और इस अंदर आने की वजह से जो हमारा H प्लस आयन जो है वो कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। कहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड ल्यूमेन के अंदर। ये हमारी कौन सी सेल है, पैरेटल सेल्स हैं, इनके अंदर ये बन रहा है और बनने के बाद क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। कहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ल्यूमेन में। और ये किसके द्वारा निकल रहा है, H प्लस K प्लस APTase एंजाइम, यानी प्रोटॉन पोटेशियम एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेटेज एंजाइम है ये। इस एंजाइम के द्वारा H प्लस आयन जो है ये जहाँ बन रहा है ये बाहर निकल रहा है, K प्लस आयन क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन पंप कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन को ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ ढकेल रहा है, एक पंपिंग हो रही है कि जो अंदर पैरेटल सेल्स के अंदर जो प्रोटॉन बन रहा है वो बाहर आ जा रहा है, ठीक है। यहीं पर जो Cl आयन प्रेजेंट है वो H और Cl आपस में जुड़ करके HCl बनाएंगे, जिसको हम गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं और इसका जो है प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हिस्टामिन ज़्यादा आ रहा है या गैस्ट्रिन ज़्यादा आ रहा है या ACS ज़्यादा आ रहा है तो आपको जो है HCl का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये था कि जनरल किस प्रकार से HCl का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन भी हम कह सकते हैं इस पर। देखिए, अगर हिस्टामिन पे अगर रोक लगाई जाए, जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में पिछले लेक्चर में जो भी हमने ड्रग पढ़ी थी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक रेनिटेडीन है, सेमेटेडीन है, फेमोटेडीन है, वो लोग क्या करते हैं, जो आपका H2 रिसेप्टर है इसको जाकर के ब्लॉक करेंगे, जिसको हम हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स बोलते हैं। ये ब्लॉक करेंगे कहाँ पे, H2 रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से हिस्टामिन ही अंदर नहीं जाएगा। अगर हिस्टामिन अंदर नहीं आएगा तो इसकी प्रोडक्शन क्या होगी, कमी होगी। जबकि गैस्ट्रिन जो है वो M3 रिसेप्टर के थ्रू आ रहा था, तो मिस्करेनिक एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स हैं वो इसको ब्लॉक करेंगी और यहाँ पे रोक देंगी। इसी तरीके से ACS एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे ब्लॉक करेंगे और ये जो है H प्लस को रोकते। तो इन सब में जो सबसे फेमस ड्रग है वो कौन सी, हमारी रेनिटेडीन वगैरह जो ये वाली ड्रग्स थी, ये H2 के हिस्टामिन के प्रोडक्शन को क्या कर रही हैं, रोक रही हैं। लेकिन गैस्ट्रिन और ACS जो है तब भी आ रहा है और उसके बावजूद भी जो H प्लस आयन जो है वो बनता जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं सबसे लास्ट स्टेप पे। यानी इन्होंने यहाँ पे नहीं रोका, H2O को CO2 के साथ जाने दिया, H प्लस आयन को बनने दिया, इसको भी आने दिया, इसको भी आने दिया, इसको भी आने देना, कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस आयन को बन तो रहा है लेकिन इसको पंपिंग नहीं होने देगा। यानी ये ATPase एंजाइम जो है उसके साथ बाइंड कर जाएगा हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और इसके बाइंड होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव या इनहिबिशन होगा इसका, और इसकी वजह से प्रोटॉन पंप आयन जो प्रोटॉन बना है वो पंप ही नहीं होगा। और ये पंप ही नहीं होगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के ल्यूमेन के अंदर HCl का प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन काम आते हैं, और इन सब के ऊपर जो है उनको हम लोग चॉइस ऑफ ड्रग है जस्ट बिकॉज, क्योंकि लास्ट स्टेप के अंतर्गत आकर के रोक रही कुछ भी आपका, इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स भी थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी जो जनरल एक्शंस हैं उनके ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेगा। लास्ट स्टेप में जाकर के इस प्रोटॉन को बनने भी दे रहा है लेकिन इस प्रोटॉन को बाहर निकलने नहीं दे रहा, H प्लस आयन को बाहर नहीं आने दे रहा प्रोटॉन पंप के द्वारा, या फिर कह सकते हैं H प्लस K प्लस ATPase जो एंजाइम है उसको, वो एक तरीके का आप कह सकते हो कि उसके पास SH ग्रुप होता है, दैट SH ग्रुप विल बी बाइंड टू द
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अभी कैसे बाइंड होता है अभी हम लोग आगे अगले इसी वीडियो में आगे देखेंगे। और इस बाइंडिंग की वजह से जो है ये प्रोटॉन बाहर नहीं निकल रहा और HCl का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और इसकी वजह से HCl की जो ओवर प्रोडक्शन हो रही थी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये हो गया एक जनरल मैकेनिज्म। अभी हम लोग इन ड्रग की अलग से फिर से एक मैकेनिज्म देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म उसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लिया जाए कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर के द्वारा जो है ये ड्रग्स जो है हमारी वो काम करती हैं। ठीक है, तो जो ऑल PPI ग्रुप होती हैं, जो भी अभी हम लोग इसका एक जनरल स्ट्रक्चर आगे भी देखेंगे, जितने भी हमारे ड्रग्स हैं PPI वाले, PPI मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इसमें दो चीज़ें जरूरी हैं। एक तो यहाँ पे बेंजीमिडाजोल जो है वो रिंग है। बेंजीमिडाजोल कौन सी रिंग होती है, बेंजीन के साथ जो है मिडाजोल रिंग जुड़ी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, बेंजीमिडाजोल। एक रिंग यहाँ पे पायरिडीन रिंग होती है और इन दोनों के बीच में हमारा सल्फोनाइल ब्रिज होता है, यानी CS डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है ये ब्रिज्ड होता है किसके द्वारा, किसके बीच में, एक पायरिडीन रिंग होती है, एक बेंजीमिडाजिल रिंग होती है। अब इसी बेंजीमिडाजिल में रिंग में एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, दीज आर द सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स, और यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूशन है पैरिडीन रिंग में, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये हमारी ड्रग है। अब अगर आप इस ड्रग के अगर कुछ जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखा जाए तो ओमेप्राजोल है तो R1 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, OCH3 आ जाएगा, R2 की जगह पर CH3, R3 की जगह पर OCH3 और R4 पे CH3। ठीक है, तो क्या होगी ओमेप्राजोल। रेबेप्राजोल होगा तो OCH3 R1 की जगह पर, यहाँ पर CH3 जो है वो R2 पे, OCH3 का होल थ्राइस एंड OCH3 वो आपका कहाँ पे है, यहाँ पर है, और H जो है यहाँ पे। तो इसी तरीके से और ड्रग है, भी हम लोग स्ट्रक्चर आगे बना करके भी देखेंगे इसका। तो ये कुछ ड्रग है। पूरा का पूरा जो खेल होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, इन सब के साथ। ये जो आपको पूरा ग्रुप दिखाई दे रहा है इन सब के साथ यहाँ पर पूरा का पूरा खेल होने वाला है। तो आइए देखा जाए एक बार फिर से मैकेनिज्म। अब हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे PPI, हमने कह दिया कि जनरल है कि हमारे PPI जो है वो ATPase एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, प्रोटॉन पंप को रोक देते हैं। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी ड्रग जो है वो एक्चुअली काम कर रही है। जो हमारी PPIs हैं, जिनको हमने कहा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो H+ आयन जो है अगर जो बन रहा है कहाँ पे, हमारे पेरिटल सेल्स जो स्टमक के अंदर है वहाँ पर ये ब्लड के थ्रू चला गया, ब्लड को पार किया और वहाँ पे जुड़ गया। ये जुड़ने के बाद ये जो H+ आयन है इसको ये नाइट्रोजन क्या कर लेगा अपने साथ, ये जो आपका इमिडाजोल रिंग बेंजीमिडाजोल रिंग थी, इसका जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा। जब ये इसको लेगा तो ये क्या होंगे, ये आपके चार्ज पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। किस प्रकार से बनेंगे, ये जो नाइट्रोजन है इट विल बी अटैक ऑन दिस कार्बन, जो कि यहाँ पे इमिडाजोल रिंग के अंदर जो कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा, नाइट्रोजन और इसके बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। ये नाइट्रोजन जो ये वाला नाइट्रोजन है ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, ये जो नाइट्रोजन था ये वाला रिंग का नाइट्रोजन, पैरिडीन रिंग का नाइट्रोजन, इसने क्या किया, एक नई रिंग का फॉर्मेशन किया इस कार्बन से जुड़ने की वजह से। तो जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। एक रिंग आपको और अब यहाँ पर दिखाई दे रही है, पहले नहीं थी, अभी यहाँ पर एक रिंग और दिखाई दे रही है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज दिखा दिया क्योंकि अब नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब जब ये बनेगा जिसको हम सल्फेनिक फॉर्म भी कहते हैं या सेकेंड कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, तुरंत ये अब क्या बदलेगा, यहाँ से अब हमको पानी निकालना है, वाटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। अगर वाटर डिस्चार्ज होगा तो ये बनेगा, वापस से जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। देखिए कहाँ से निकलेगा, इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को निकालिए, इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकालिए, इस सल्फर से क्या निकालिए, ऑक्सीजन को निकालिए। तो ये जो सल्फर है वो इस नाइट्रोजन से क्या करेगा, अटैक करेगा, और ऑक्सीजन को क्या करेगा, लीव करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से लीव करेगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बीच का बॉन्ड है ये वापस से इस रिंग में आ जाएगा, यहाँ पे वापस से आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। तो ये देखिए वापस यहाँ डबल बॉन्ड मिल गया। ये पहले जो 5 मेंबर जो रिंग बन रही थी वो अब 6 मेंबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सल्फर ने इस बॉन्ड को तोड़ा है इस कार्बन के साथ, और कहाँ पे जुड़ गया, इस नाइट्रोजन के साथ। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, वापस से जो है ये इमिडाजोल रिंग जो है वापस से फॉर्म हो गई है। लेकिन हमको बीच में एक नया रिंग मिला है जो कि पहले 5 मेंबर था, अब 6 मेंबर है। इसको हम कहते हैं सल्फेनामाइड फॉर्म या थर्ड कॉम्प्लेक्स। तो सल्फेनामाइड फॉर्म जो अब बन रहा है आपके सामने, ये जो है यही जो है अटैक करेगा किसके ऊपर, हमारे एंजाइम के ऊपर। हमारा एंजाइम जो है वो सिस्टीन से बना हुआ है। सिस्टीन वो एंजाइम होते हैं जहाँ पे SH ग्रुप होता है। तो इस सिस्टीन एंजाइम यानी कि जो H+ K+ ATPase एंजाइम था वहाँ पे SH ग्रुप है। तो S जो है H को यहाँ से छोड़ेगा, H+ आयन निकलेंगे, दैट H+ आयन वापस से किसके पास चला जाएगा, इस नाइट्रोजन
के पास, इस H प्लस आयन को इस नाइट्रोजन के पास दे दीजिए। ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के बीच का बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो S ग्रुप से पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है हमारा एंजाइम, ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस सल्फर के पास। जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ये बॉन्ड टूट गया नाइट्रोजन और जो सल्फर के बीच में बना हुआ था, और इस पे पूरा का पूरा हमारा एंजाइम के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया। इस नाइट्रोजन को ये वाला H जो है वो प्राप्त हो गया। क्या बन गया, ड्रग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये जो ड्रग एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा शरीर से। यानी जब ये एंजाइम ही नहीं रहा, ये एंजाइम की वजह से प्रोटॉन पंप में या प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल रहा था एफिशिएंट सेल से, जैसा भी हमने फिगर में देखा था, ये एंजाइम इस ड्रग के साथ बॉन्ड बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लिया है। अब जो है ये अपना काम नहीं कर पाएगा। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, जो पीपीआई हैं वो हमारी पैरेटल सेल से आती हैं, कहाँ से, ब्लड में से पैरेटल सेल्स के अंदर घुसती हैं, ठीक है, ये ड्रग हमारी। इसके बाद यहाँ से वो H प्लस आयन को ले लेती है और H प्लस आयन जो पैरेटल सेल्स में बने हुए थे उसको ले लेगी, और उसको लेने के बाद क्या करेगी, चेंज हो जाएगी किसमें, 2 चार्ज सल्फ्यूरिक एसिड जो दूसरा फॉर्म है, या हमारे सल्फेनामाइड फॉर्म्स में जो तीसरा फॉर्म था हमारा। और उसके बाद ये क्या करेगी, एसएच ग्रुप जो कि हमारा सिस्टीन ग्रुप है किसका, हमारे एंजाइम का, H प्लस K प्लस एपीटीएज एंजाइम का, वहाँ पर क्या करेगी, कोवेंटली उसके साथ बाइंड करेगी। बाइंड करने की वजह से जो एंजाइम है उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा, एंड देन उसके बाद वो ब्लॉक कर देगा किसको, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को, क्योंकि ये एंजाइम की वजह से ही गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हो रही थी। अब नहीं हो पाएगी, ये लास्ट स्टेप था, लास्ट का जो सबसे लास्ट का एंजाइम था, अगर उसी को हम ब्लॉक कर दें तो आसानी से लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन भी आएगा, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जा रहा है, और एक इफेक्टिव जो है वो ड्रग आपको प्राप्त होगी फॉर टू रिलीज या फिर टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ क्या, हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है। तो अब ये हो गई, ये बात हो गई हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। होप करता हूँ आपको समझ में आया हो, बहुत ही डिटेल करने की कोशिश की यहाँ पे। अब चलते हैं यूज ऑफ जो हमारी पीपीआईज हैं उनका एक जनरल यूज देखते हैं। जो हमारे जो पेप्टिक अल्सर्स हैं, स्टमक में जो अल्सर्स होते हैं, ड्यूडेनियम अल्सर्स होते हैं, इसोफेगस में जो अल्सर होता है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का प्रयोग करते हैं। गैस्ट्रोइफिजियल रिफ्लेक्स डिसीज, जिसको GERD भी कहते हैं, इस नाम से कहते हैं। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, हाइपरक्लोराइडिया की कंडीशन हो रही है, और वो जा करके कहाँ पर, आपकी जो फूड पाइप है, जो कि फूड पाइप है, इसोफेगस का जो पार्ट है, वहाँ पर जा करके ये जलन कॉज करता है, समटाइम्स अल्सर कॉज करता है, जिसको हम हर्ट बर्न भी कहते हैं। आप कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं सीना जल रहा है, तो वो ये है कि क्या हो रहा है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसोफेनिक जो आपका इसोफेगाइटिस है, वहाँ पर जो है ये जो बीमारी है, ये क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस है, जहाँ पर इंसेंसियोफिलिक जो सेल्स होती हैं आपकी वो एक्यूमुलेट होती हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन कॉज होती है और इन्फ्लामेशन होता है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी जो है हमारी पीपीआई यूज़ की जाती हैं। जॉलिंजर एलिंसन सिंड्रोम, जो कि एलिंसन सिंड्रोम, ये कौन सा सिंड्रोम है, ये भी सेम सिंड्रोम है, जहाँ पर एसिड के ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से पेप्टिक अल्सर वगैरह कॉज हो रहा है, ठीक है। उसको क्या करेगा, ये रोकता है। ट्यूमरस कंडीशन भी होती हैं, उनको भी रोकने के काम आता है, जहाँ पर पेप्टिक या गैस्ट्रिन की वजह से जो गैस्ट्रिन है उसकी वजह से ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इस चीज़ को रोकने के काम आती है। अगला जो NSAIDs ड्रग्स हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे कि आप लोग डाइक्लोफिनाक, एसिक्लोफिनाक, ये सारी जो ड्रग्स आप लेते हैं, इन ड्रग्स के साथ लेने पर क्या होता है कि ये ड्रग एक काम करती हैं, ये सब एसिडिक ड्रग होती है, इसमें COH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो इस ड्रग को जब भी डॉक्टर्स लिखते हैं आपको, जब भी आप देखे होंगे पेट दर्द या क्या नाम है, कोई प्रकार का आपको दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द है, बुखार आ रहा है, तो किसी भी बीमारी में डॉक्टर सुबह आपको कहते हैं कि आप खाली पेट जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर खाइए। क्यों खाइए, क्योंकि वो इन ड्रग से जो रिलेटेड अल्सर्स होने वाले हैं, या इन ड्रग की वजह से जो एसिडिटी होने वाली है, हाइपरक्लोराइडिया होने वाला है, उसको क्या करेगा, रोक देगा। कभी स्ट्रेस की वजह से भी गैस्ट्राइटिस होती है, गैस बन जाती है, गैस बनना यानी HCl का प्रोडक्शन होना, या अल्सर्स होते हैं, स्ट्रेस जब ज़्यादा आप ले रहे होते हैं, भोजन पानी में ध्यान नहीं दे रहे होते, उसको भी ट्रीटमेंट करने के काम आता है। और एक बहुत ही खास काम है पीपीआईज का, ये हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स के साथ जुड़ करके इरेक्टिडेजिंग जो H. पाइलोराइल होता है, यानी हेलिकोबैक्टर
पैरालाई, जिसको एच पैरालाई बोलते हैं, ये बैक्टीरिया के साथ क्या करता है, एंटीबायोटिक के साथ जुड़ करके इस बैक्टीरिया के को दूर करता है। इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया एसिड, जो आपका स्टमक एसिड है अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो इस एच पैरालाई बैक्टीरिया मिल करके स्टमक के साथ जुड़ता है और अल्सर्स कॉज करता है। तो इसको भी ट्रीट करने के काम आता है जब हम लोग एंटीबायोटिक के साथ हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो आप किसी भी ड्रग के साथ लिख सकते हैं जो भी इस क्लास की ड्रग है। अब आइए कुछ जनरल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसा हमने पहले भी आपसे कहा था कि हम स्ट्रक्चर जो है देख लेंगे। एक तो हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा, हमने कहा कि यहाँ पे बेंजोइमिडाजोल रिंग है और हमारी पैरिडीन रिंग है, जिसके ऊपर क्या है दुनिया भर के सब्स्टिट्यूशंस हैं, और ये दोनों जो है एक जो है सल्फिनिल ग्रुप से जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसी में जनरल स्ट्रक्चर के साथ अगर हम लोग कुछ अब इसके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं जैसे ओमेप्राजोल जो है, ओमेप्राजोल में हमने कहा R1, जो ये R1 का पोजीशन है, इस R1 के पोजीशन पे यहाँ पर OCH3 ग्रुप होता है, जबकि R2 की पोजीशन पे यहाँ पर क्या है CH3 है, जो R2 है यहाँ पे। R3 की पोजीशन पे यहाँ पर OCH3 है और हमारे R4 पे फिर से क्या है CH3 ग्रुप है। ठीक, तो एक जनरल कंपैरिजन भी हो जा रहा है अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। रेबेप्राजोल की बात करें तो यहाँ पर जो है R1 जो है वो है इट इज़ OCH3 सेम लाइक ओमेप्राजोल, और जो हमारा R2 है, R2 की जगह पे यहाँ पर CH3 है, जैसा कि ओमेप्राजोल में था बिल्कुल वैसे ही। R2 की जगह पे R3 जो है वो हमारी वो यहाँ पर चेंज है, दिस इज OCH3 का होल थ्राइस एंड OCH3 जो है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक, इसके बाद जो है एक्चुअल में ये इससे यहाँ से जुड़ा हुआ था, मैंने इधर लिख दिया। इसके बाद जो है आपका जो R4 है दैट इज़ यहाँ पर H, यहाँ पे कुछ नहीं है, R4 की जगह पे यहाँ पे क्या है सिंपल हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं इसकी, जो हमारा ये ग्रुप है लेंसोप्राजोल जो ड्रग है, इसकी अगर आप बात करें तो R1 में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है सिंपल। R2 पे यहाँ पर क्या है CH3 है, R3 पे यहाँ पर OCH2CF3 है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरो ग्रुप भी है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड ग्रुप है यहाँ पे, और R4 जो है वो क्या है हाइड्रोजन है। बट इन द केस ऑफ पेंटाप्राजोल, इसको अगर आप देखिए तो यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर OCHF2 ग्रुप है। ठीक है, डाइफ्लोराइड ग्रुप है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर जो आपका R2 जो है वो है OCH3, R3 भी OCH3 है इन द केस ऑफ जैसे ओमेप्राजोल में था, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पर R4 पे कुछ नहीं है। तो ये जो 4 ड्रग हैं, ये दीज आर द ड्रग्स जो कि आपके सिलेबस में है, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, लेंसोप्राजोल और पेंटाप्राजोल। यही सबसे ज़्यादा कॉमन ड्रग्स भी हैं, आप मार्केट में जब भी लेते हैं इन ड्रग्स को। ये जनरल स्ट्रक्चर जो था, इसी जनरल स्ट्रक्चर से इनके स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं और जो है याद कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए नहीं कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादा, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके आसपास लोग इसको लेते हैं, और एक बहुत ही कॉमन बीमारी है एंड जिसको हम कहते हैं कि भैया हार्ट बर्न हो रहा है या एसिडिटी हो गई है, गैस बन गई, आपके बहुत सारे लोग आसपास मिलते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपके घरेलू ट्रीटमेंट से लेकर के आप हर तरीके का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आप एंटी एसिड भी खा लेते हैं, आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी ले लेते हैं, ताकि रेबेप्राजोल ये वो सुबह आपने खाली पेट ले लिया, साथ में अगर आपको दिक्कत हो रही तो आपने रेनिटेडीन वगैरह भी ले लिया, और उसके बाद जो है आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है घर में नींबू है, इनो है, दुनिया भर की चीज़ें वो तुरंत लेना शुरू कर देते हैं। हमें समझना है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और किस वजह से, या फिर हम कहें कि एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों हो रहा है। अगर एसिड का प्रोडक्शन हो चुका है और फिर होने की कोई चांस नहीं है, देन उस जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो गया है उसके साथ ये सब ड्रग्स काम नहीं करने वाली, ना आपकी H2 जो आपका एंटागोनिस्ट है रेनिटेडीन वगैरह वो, ना तो पेंटाप्राजोल वगैरह। ये ड्रग्स जो हैं ये एसिड के प्रोडक्शन को रोकनी है। उसको रोकने के लिए हमको एंटी एसिड चाहिए, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। एंटी एसिड का मतलब ये हो गया कि भाई एसिड ज़्यादा बन गया, एंटी एसिड ले लो, वो एसिड को क्या करेगा रोक देगा, या आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइज कर देगा सिंपल शब्दों में। लेकिन अगर हमें पता है कि बन रहा है या लंबे समय से एसिड बन रही है, तो HCl का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए अगर जनरल कंडीशन है तो H2 एंटागोनिस्ट ले सकते हैं, क्रॉनिक कंडीशन हो रही है तो पेंटाप्राजोल या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह जो है ये सब हम लोग ले सकते हैं। तो समझिएगा कि कब कौन सी दवा जो है लेनी चाहिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया।
और थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जितना हो सकता था उतना मैंने आपको बता दिया। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।